नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक घटनाएं हर दिन सामने आती हैं, वहां पर ताजा घटनाक्रम यह है कि जेल वाली राजनीति को समाजवादी पार्टी फिर से धार दे रही है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं पर साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी चाहे अधिकारियों को दबाव में लेकर कितना भी काम कराए, जो जमीन पर काम करने वाली जो संघर्ष वाली पार्टी है वो जेल भरने की तैयारी कर ले, यानी संघर्ष की तैयारी कर ले। लेकिन यह संघर्ष इस वक्त क्यों जरूरी हो गया है, इन हालातों को भी समझना जरूरी हो गया। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम आए हैं, जिस तरह से शिवपाल का साथ मिला है, उसके बाद सपा अपने पुराने कलेवर में लौटती हुई दिख रही है। अखिलेश मुद्दों पर जमीन पर उतरे हैं। सबसे पहले इरफान सोलंकी से जाकर उन्होंने कानपुर में जिस तरह से मुलाकात की और आज झांसी दौरे पर जब पहुंचे तो पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ये साफ तौर पर संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए चाहे वो किसी भी वर्ग के नेता हो, उनके प्रति उनकी गंभीरता, उनकी संजीदगी समान तौर पर ही है। आमतौर पर सियासत में यह कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर काम करती है, यानी मुस्लिम और यादव वोट फैक्टर पर काम करती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की स्वीकार्यता हर वर्ग में हमने देखा है कि पिछले 5 से 7 सालों में कितनी तेजी से बढ़ी हुई है। अखिलेश अब इन्हीं बातों को समझते हुए कोर वोट बैंक को साथ भी रहे हैं और साथ ही मुद्दों पर पकड़ते हुए बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं। दरअसल लड़ाई केवल अभी यहीं तक नहीं है, इसके आगे निकाय का चुनाव है जिसका मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है और इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी, सपा और दूसरी पार्टियों के बीच में चल रहा है। उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस की एंट्री थी नहीं, लेकिन अब खुला मैदान है और इस खुले मैदान में हर कोई अपने प्यादे और उसकी पावर को तलाश रहा है, अपने मुद्दों को परख रहा है। आगे निकाय की लड़ाई के बाद 24 का बड़ा संग्राम भी है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सियासी मिजाज को बताएगा। तो ऐसे में जब लड़ाई तगड़ी होती नजर आ रही है, अखिलेश पुराने कलेवर में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश तक दायरा सीमित नहीं रहेगा, अब मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है। यानी अखिलेश अब बूस्टअप प्लान के साथ किस तरह से आगे अब लड़ाई में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश का वो बयान हम आपको सुनाएंगे जो बीजेपी पर घेरते हुए नजर आ रहे थे और बीजेपी ने अखिलेश के इस बयान पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पे लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए अलग अलग जगहों पर टूर पर जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी इस समय जेल टूर पर निकले हुए हैं। एक एक करके अलग अलग जिलों की जेलों में जा रहे हैं जहां अपने तमाम संगी साथियों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी में तमाम जो अपराधी भरे हुए हैं आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और ऐसे करके एक एक अपने साथी थे उनका संरक्षण करने के लिए नैतिकता को पूरी तरह से ताक पर रख करके जेल टूर पर अखिलेश यादव जी निकले हैं और इसीलिए कभी आजमगढ़ तो कभी कानपुर और कभी झांसी जेल यात्रा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनाव का माहौल ना बन रहा हो, मामला निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की में अटका हुआ हो, लेकिन चुनौतियां अब सियासी बढ़ती हुई नजर आ रही, तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियों को धार दिया जा रहा है और सियासी वार अपने परवान पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें किसकी क्या तैयारी है? अखिलेश के ये तेवर क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या प्लानिंग है आगे समाजवादी पार्टी की? बीजेपी किन नीतियों पर अब काम करेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने बहस बुलाई है जिसमें तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और शक्ति सिंह हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सुभाषपा के। शुरुआत करेंगे और समीर जी आपके पास ही आना चाहेंगे। आज झांसी पहुंचे थे अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, जेल भरेंगे, संघर्ष करेंगे, जमीन पर उतरेंगे, मैसेज बड़ा है। जी बिल्कुल, और ये काफी हद तक अगर हम देखें
तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी स्पेशली राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जो उनके कुछ ऐसे दल हैं जो उनका भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, उन सबके मुंह पे ताला लगाने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी जिस अपने अंदाज के लिए जो फेमस थी कि सड़कों पे आंदोलन, क्रांतिकारी एक तेवर जो थे, वो समाजवादी पार्टी में जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरने वाली पार्टी। जी बिल्कुल, और सिर्फ जनता के मुद्दों पे ही नहीं, जनता के मुद्दों के साथ साथ जो अन्याय समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है, उनके अलग अलग जिलों में, हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग विधायकों, पूर्व सांसदों के ऊपर जिस तरीके से सरकार के निर्देश पे जिस तरीके से अधिकारी तांडव कर रहे हैं, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी, जैसे अभी आपने जो क्लिप चलाई उसमें भी अखिलेश यादव जी ने बोला कि अगर जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है। ठीक है, जमीन पर समस्याएं हैं, उसको लेकर उतरना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है। जी बिल्कुल, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। न्याय मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, एक आम आदमी हो चाहे एक पूर्व विधायक हो, उन सबको न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसके एक के बाद एक हम देख रहे हैं, चाहे जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें जिस तरीके से हनन हो रहे हैं लोगों के अधिकारों के, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से संविधान के नाम पे अभी हमने देखा कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में किस तरीके से जो पुराना रैपिड टेस्ट हुआ उसके बेसिस पे इन्होंने आरक्षण, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है और ये अब खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है, आप षड्यंत्र कर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष ये कराना चाह रहा है। अरे आपने एक तार रख दिए सारे कानून, तार रख दिए सारे नियम, उसके बाद आरक्षण के खिलाफ आप हमेशा से ही हैं, और वो एक के बाद एक, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो जिसमें आरक्षण मार रहे हैं, चाहे जो ये सारे पीएसयूज जो सरकारी जो एजेंसी, सरकारी जो यूनिट्स हैं उनको सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये लगातार सीधे सीधे जो हिंदुस्तान का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया संविधान था उसके तहत जो दिया हुआ आरक्षण है उसके खिलाफ साफ साफ एक साजिश है। एक सवाल और आपसे, उस पर आपका जवाब लेंगे, उसके बाद ओपी सिंह जी से आपके इन तमाम आरोपों पर जवाब लेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, यही अधिकारी थे जो सपा कार्यकाल में भी काम कर रहे थे, तब आपने उन पर सवाल नहीं खड़े किए थे। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी दबाव में काम कर रहे हैं, जितनी भी कार्रवाई हो रही है किसी दबाव से प्रभावित होकर कर रही है? जी देखिए, ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। जिस तरीके से अगर हम देखें किस प्रकार से चुनाव कराए जा रहे हैं, अगर वो चुनाव के मद्देनजर हम देखें या फिर जो आज जो हुआ जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी झांसी पहुंचे थे, वहां झांसी से पहले, अगर ऐसे पहले कि उनका पहला दौरा नहीं था, उनका ये पहला दौरा शेड्यूल पहले था, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर उतरने की उनकी परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रहे हैं वो लोग, प्रेशर बनाने के लिए, विपक्ष को प्रेशर बनाने के लिए बिल्कुल डर रहे हैं। और जिस तरीके से मैनपुरी के परिणाम तो अभी बहुत रीसेंट बात है, जिसके बाद तो इनकी सिट्टी पिट्टी गोल है ही है। इससे पहले 2022 का जो चुनाव था, इनके क्लियर इंडिकेशन था कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, और जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तांडव हुआ है, सरकारी तंत्र का मिसयूज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद नतीजे हम आपके सामने। ठीक है, ओपी सिंह जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ओपी सिंह जी, आपने समीर जी को सुना, हर सवाल पर उन्होंने अपनी बात रख दी, और इससे पहले अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रख दी है। साहब कह रहे हैं कि आप उनसे डरे हुए हैं, ये जो साजिश वाले आरोप आप लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव होने नहीं दिया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, ये कह रहे हैं ये तो आपका ही बुना हुआ जाल है, और अधिकारियों को साफ दबाव में क्यों ले रखा है आपने? शैलेंद्र जी, अगर समाजवादी पार्टी 2024 का खेल निशल जेल से पूरा करना चाहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, न प्रदेश की जनता को आश्चर्य है, न किसी को आश्चर्य है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर ही काम कर रही है। उसका पुराना एजेंडा है परिवारवाद, जातवाद, अपराधीवाद, तुष्टीकरण। और जब से अखिलेश जी का पदार्पण हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने एक और उसमें जोड़ दिया, MY फैक्टर। वो एक तरफ जा रहा है कानपुर जेल में हाजी इरफान सोलंकी से मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो झांसी जेल में जाकर के जो है तो उनके अपने पार्टी के अपने लोग हैं, उनसे मुलाकात करने जा सकते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने पड़ोसी नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जा करने के लिए उसके मकान में आग लगा दिया, उसको मारा पीटा। तो भैया ये मुकदमा
नजीर फातिमा ने कराया है, ये मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने तो करा ही नहीं। अगर उनके ऊपर ये आरोप है कि 5 बांग्लादेशी जिनके ऊपर देश में जासूसी करने का आरोप है और इरफान सोलंकी साहब यदि उनके भारतीय मूल होने का प्रमाण पत्र प्रमाणित कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना नेचर है काम कर रही है। समाजवादी पार्टी को देखिए एक चीज से दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडों अपराधियों को न्याय नहीं मिल पा रहा और इससे समाजवादी पार्टी की संविधान खतरे में। भारत देश का संविधान खतरे में नहीं है, इनकी पार्टी का संविधान है जो गुंडा माफिया। और आप ये देखिए ना, इस प्रदेश में जो इनकी पार्टी का संविधान माफिया हुए, चाहे पूनम देवी हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, डॉक्टर विजय मिश्रा हो, रमाकांत यादव हो, इनको संरक्षण देना और इनको माननीय बनाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। और सुनिए, हमारी पार्टी और समाज पार्टी में अंतर क्या है? हमारी पार्टी जिस दिन सरकार बनाती है 17 में, पहला काम क्या करती है? 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ ऋण जो वादा। ठीक है साहब, वो तो फिर 5 साल के कामकाज आप गिनाते रहेंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप दबाव में हैं, मैनपुरी मॉडल जो है उसने गुजरात मॉडल को भी ओवरटेक कर लिया है और मैनपुरी मॉडल से ही अब 2024 भी जीतने जा रहे हैं। उसे किसी प्रेशर में है क्या? सलंदर जी मेरी बात सुनिए, जिस पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जो स्वयं मुख्यमंत्री 5 साल रहा, उसने उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं दिया कि मेरे कार्यकाल में गुजरात को फेल कर दिया, राजस्थान को फेल कर दिया, हिमाचल। वो क्या कहते हैं कि मेरा गिरी जनपद सैफई कुनबा और मैनपुरी ने इतना विकास किया कि गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सलंजी साहब कि उत्तर प्रदेश के 74 जिलों के साथ आपने अन्याय किया। सारा पैसा ले जाकर के मैनपुरी और सैफई महोत्सव में 300 करोड़ रुपया खर्च किया, बाकी जो बचा पैसा वो कब्रिस्तान की दीवार बनाने में खर्च कर। आप सीधे सीधे समझिए इस बात को, जो पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैनपुरी 4 बार सरकार की, अरे आपको कहना चाहिए कि मेरे काल में उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ कि गुजरात नहीं कर पाया। तो यही सवाल आपके लिए भी बन जाता है ना साहब? ओपी सिंह जी, यही सवाल आपके लिए भी बन जाता है। अगर आपने इतना विकास किया था, अगर जनता तक इतनी योजनाएं पहुंची हुई थी, अगर सब कुछ अच्छा हो गया था, तो मैनपुरी जीत के दिखाते ना साहब, सेंध लगा के दिखाते, आप बताते कि मैनपुरी में हमने विकास किया है, उनके विकास से एक कदम जागे बढ़कर आपने विकास किया है। आप वहां की जनता के क्यों नहीं अपने साथ ला पाए? हाँ सलंदर जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि समाजवादी 80 में जो है 76 सीटें हार गई, जो 4 बची उसमें आपका ये पूछिए उनसे बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर में एमवाई फैक्टर कहाँ गया? गढ़ आपका क्यों टूट गया? आप उस गढ़ को तो नहीं बचा पाए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं खतौली में मेरी हार हुई है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी में न समाजवादी पार्टी जीता है, न अखिलेश यादव जीते हैं, सैफई कुनबा जीता है, और वो भी मुलायम सिंह के निधन पर सहानुभूत। अच्छा, संविधान खतरे में है कि नहीं? आप ये बात मान रहे कि नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं संविधान खतरे में है कि नहीं? बताइए सलंदर जी, वही मैनपुरी है ना जहाँ विधानसभा का 2022 का चुनाव हार गए, वही रामपुर है जो विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए। कहाँ की? और एक सीट से अगर आप खुश हो रहे हैं कि 80 बड़ी दिक्कत है ओपी सिंह जी। एक बार जब वो आजम खान से मिलने जेल में जाते नहीं है अखिलेश, तो आप कहते हैं कि अपने नेताओं को जेल में मिलने जाते नहीं है। अब जब वो हर नेता से मिलने जेल में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सलंदर, बहुत अच्छा सवाल किया कि आजम खान से मिलने नहीं गए, 27 महीना जेल में रहे, तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का और उनके समर्थकों का। कितना विद्रोह किए थे। अरे साहब, 10 रैलियों में मैं बयान सुना दूंगा। आपके नेता ही कहते हैं कि वो तो अपनों को देखने नहीं जाते हैं, जेल में मिलने नहीं जाते हैं, मुस्लिम नेताओं की वो क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आपके संस्थापक नेता है। आप ये बताइए कि आजम खान को लेकर के किस दिन इन्होंने विधानसभा लोकसभा में वॉकआउट किया है? किस दिन ये सड़क पर उतरे हैं आजम खान को लेकर के? बताएं। आप अभी तो एक जगह है, आप डिबेट कर रहे हैं कई साल से, आपने कभी सुना? आपने ये सुना कि ये न्याय की बात संविधान खतरे में कब पड़ा? ठीक है, हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी है, हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी। ओपी सिंह जी, आपकी बात आ गई, देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। ओपी सिंह जी, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात सुन ली।
ठीक है साहब, आपकी बात हो गई। ओपी सिंह जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे। पहला राउंड है, सबकी बात आ जाए। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों बड़ी रस्साकसी चल रही है। बीजेपी कह रही है कि जो ऑपोजिशन के दल हैं, खासतौर पर सपा को निशाने पर लेते हुए कह रही है कि उनके कारण यहाँ पर देरी हो रही है, और सपा कह रही है कि सरकार नहीं चाहती है निकाय चुनाव। लेकिन इस बीच तैयारियां और सवाल कांग्रेस और बसपा को लेकर भी हैं, और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी चुनाव के बाद से दिखी नहीं। संघर्ष करने के लिए जमीन पर अखिलेश अब आ गए हैं, विपक्ष जमीन पे नहीं उतरा। इस बात का जवाब वो अकेले दे रहे हैं। प्रियंका कब उतरेंगी? देखिए शैलेंद्र भाई, मैं आपके इस चैनल पे बहुत ही निष्पक्षता के साथ में अपनी बात रखना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे जो आपका आज का विषय है, माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी यदि अपने नेताओं के साथ और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जुल्म जास्ती के खिलाफ यदि वो देर से सही अब यदि वो सड़क पे आए हैं तो एक अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार जब से मोदी जी 2014 से सरकार में आए हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी की सरकार है, जिस तरीके से डर, दहशत, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, वादा खिलाफी, और जिस तरीके से माँ चंद देश के उद्योगपतियों को देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारे के सारे साधनों पे उनका कब्जा बैठाया जा रहा है, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ ये कोई एक सशक्त और एक बुलंद आवाज के रूप में कोई संघर्ष कर रहा है तो श्री आदरणीय से राहुल गांधी जी हैं। जिस तरीके से 7 सितंबर से अनवरत भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश में नफरत का, एक डर और दहशत का माहौल पैदा किए हुए हैं, राहुल गांधी जी वहां पे प्यार बांटने के लिए निकले हैं, मोहब्बत बांटने निकले हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समाज में केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करा करके समाज को बांटने का विध्वंसक राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ यदि हिंदुस्तान में कोई आवाज है तो कांग्रेस की आवाज है। कांग्रेस में कैसी आवाज है? यूपी में कैसी आवाज है पार्टी की? उत्तर प्रदेश में आदरणीय बृजलाल खाबरी जी सहित आज 6 हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। लगातार हमारे सारे प्रांतीय अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में जो है पदयात्राएं कर रहे हैं। 15 दिन की पदयात्रा समाप्त कर चुके हैं। और रही बात जो आपका प्रश्न था, मूल प्रश्न हमसे था निकाय चुनाव को लेकर, शैलेंद्र भाई, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का नहीं, मेरा सवाल निकाय चुनाव को लेकर नहीं है। कांग्रेस एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है। विपक्ष में हम जब बड़ी बात करते हैं, जब हम बड़े कैनवास पर देखते हैं तो सबसे पहले अगर कोई जहन में पार्टी आती तो कांग्रेस आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई तो यह मान के चला गया था कि अब पार्टी के दिन बहुरेंगे, संगठन में मजबूती आएगी, नया चेहरा आएगा तो नई ताकत भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो ताकत चुनाव में परिणाम के बाद फिर गायब हो गई, वो प्रयास दिख नहीं रहे। सलीम भाई, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी पत्रकारिता पे कि जब आज पूरे देश में फ्रंट लाइन की मैक्सिमम मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, केवल भारतीय जनता पार्टी को दिखाना, उनको महिमा मंडप करना और झूठ की बाजार लगाना, तब कम से कम आप इंडिया न्यूज और उसके जो है एक पत्रकार या शैलेंद्र शर्मा जी इस बात को कहते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, तो मैं आपको हर पार्टी, विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं उनको वोट मिलता है, जनता उन पर भरोसा करती है, वो मेरी बात है, वो जनता की बात है। कांग्रेस जंगे आजादी की पार्टी है, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की पार्टी है, कांग्रेस गंगा जमुनी तहजीब की पार्टी है, कांग्रेस विकास की पार्टी। फिर मुद्दों पर अखिलेश को क्यों उतरना पड़ता है? फिर मुद्दे पर अखिलेश यादव ही क्यों सामने खड़े आते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में? अपनी नैतिक जिम्मेदारी को कांग्रेस निर्वहन करते हुए पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कोई बुलंद आवाज के रूप में इनके डर और दहशत, इनके नफरत, इनके जो संविधान चीजें बयानों में है देवेंद्र जी, ये सब बयानों में है, जमीन पे नहीं है। इसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये भी दिखेगा आपको 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से आप हराएंगे कि अखिलेश यादव हराएंगे? आप हराएंगे कि अखिलेश यादव हराएंगे? कौन मुकाबला करेगा? एक साथ करेंगे? कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2009 में लोकसभा में चुनाव लड़ा था और मात्र 65 सीटों पे चुनाव लड़के हम 23 सीटें जीतने का काम के नंबर 1 पे आए थे,
उससे भी अच्छा रिजल्ट हम उत्तर प्रदेश में देंगे, क्योंकि आज अभी आप क्या मानते हैं, अभी आप क्या मानते हैं यूपी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, चारों ओर, तो ये आम तरीके आप जब ये बात करते हैं ना, जब आप ये बात करते हैं तो ओपी सिंह जी कहते हैं कि आप तो परिवारवादी हैं, आप तो मुद्दों पर लड़ते नहीं हैं। भाई आपके ही मुखारबिन से एक बात कहा जाए तो सही बात कहा है आपने कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। और ये कहने भी मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि आज जब मोदी जी उत्तर पूरे हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो शानदार संविधान को जो खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो सारे चलिए ओपी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओपी जी 30 सेकंड में अपनी बात करिए, फिर चलेंगे शक्ति जी के पास चलेंगे। कोई भी क्षेत्रीय दल बोलने को तैयार नहीं है सिवाय कांग्रेस के आदरणीय श्री राहुल गांधी के। ठीक है ओपी जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, फिर शक्ति जी के पास चलेंगे, उनको भी मौका देना। 70 साल में 58 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और उनका नेता अमेठी से वायनाड भाग गया। अब इनके पास 80 में 1 सीट बची है। अरे अजय राय जी कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं 24 में, वहीं से लड़ेंगे। आदरणीय ओपी सिंह जी, इतना जीत में आप मस्त हो जाइए, आप भी एक सम्मान आपका सम्मान करते हैं। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव हारे थे। दूसरी बात में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हारे थे और कांग्रेस को महान नेता था कि अपने सांसद को इस्तीफा दिलाकर उनको सदन में लेकर आने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र है। ठीक ओपी जी आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर शक्ति जी आपके पास आते हैं। हाँ, अभी शैलेंद्र जी अपराधियों के बारे में बात हो रही थी। ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब राज्य में 2 साल तक हाई कोर्ट के 23 आदेश होने के बाद 2 साल तक रखा जेल में, मेहमान बना करके करोड़ों रुपया खर्च किया कि उनके कमर में दर्द है। और जिस दिन वो अंत में वो लाए गए, टकाटक चढ़ करके जेल के अंदर गए, जब उतरे थे तो टकाटक जेल के अंदर गए थे। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो मुख्तार अंसारी, आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे बातें करते हैं, ये इनके हिडन एजेंडा का विषय है। ये केवल एक जाल पूछेंगे, एक बार इनकी बात आ जाने दीजिए, तरीके से जो एक बार बात आ जाने दीजिए, एक बार बात आ जाने जनता पार्टी के सारे चलिए शक्ति सिंह जी के पास चलेंगे, शक्ति सिंह जी के पास चलेंगे। ओपी सिंह जी आपकी बात हो गई साहब, पुरानी किताब खोलने हम नहीं बैठे हैं, पुरानी किताब नहीं खोलनी, आज के मुद्दों पे बात करनी है, 70 साल का इतिहास नहीं खंगालना। ठीक है शक्ति जी आपके पास आएंगे, शक्ति जी आपके पास आएंगे। सरकार ने कब्जा में लिया, ठीक है सामूहिक जनता देख रही है, ठीक है ये है द्वारा चरित्र। और ये कहते हैं सारा मुख्तार अंसारी दोहरा चरित्र, एक सिक्के के दो पहलू, ये तो हम सुनते हो गए साहब। बसपा कहती है कि सपा और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में तो जनता कंफ्यूज है कि सिक्के में एक पहलू कौन है, दूसरा पहलू कौन है। शक्ति जी आपके पास आएंगे, कुछ दिन से पहले आप सपा के साथ थे, अब अलग पार्टी आपने बना ली है। अभी तो कुछ दिन पहले आप स्टिंग ऑपरेशन भी करके दिखा रहे थे कि सपा आप में तोड़फोड़ कर रही है और मुकाबला आपको बीजेपी से करना है। आज तैयारियां आपने देखी हैं, किस तरह से अखिलेश ने कह दिया कि जेल भरेंगे, जमीन पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, मुद्दों पर जनता का साथ लेंगे। थोड़ी देरी हो गई लेकिन तेवर में लौटे हैं अखिलेश जी। शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में 2017 में थी और हम सरकार में भी रहे, मुद्दों पे ही रहे, फिर बातें नहीं बनी, हम सरकार से बाहर हो गए। हम लोग समाजवादी पार्टी के भी साथ गए तो उसी मुद्दों के ही आधार पे गए। और रही बात कि आज अखिलेश जी का बयान है कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो कौन इनको मना कर रहा है। जहां हाउस में बोलना है पिछड़ों के आवाज पे, जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने चुनाव के समय पिछड़ी के जनगणना की बात थी, घरेलू बिजली माफ हो जाए, जो गरीब हैं, प्रदेश के निवासी हैं, वो परेशान हैं। तो जब हाउस में विपक्ष की भूमिका की बात आ रही है तो वहां अखिलेश जी चुप हो जाते हैं। अब इनको जब रोड पे आते हैं तो इनको सारे मुद्दे याद आते हैं।
और भाजपा की ओर दिखती है। हाँ, ये जरूर है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो तो भाजपा का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। वोट तो चाहिए, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, देखिए दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी की भी 4 बार सरकार रही, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी ही, बसपा की भी थी। जब आपको मौका मिला कांग्रेस की सरकार जाने के बाद तो आपने भी तो वही काम किया। आप मुसलमानों का वोट लेंगे, लेकिन नौकरियों में जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे। हमारी पार्टी मुद्दे पे चलना चाहती है, हम चाहे भाजपा के साथ जाएं चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाएं। हाँ, आपके मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो चुनाव से पहले तो हर पार्टी को अच्छे लगते हैं और चुनाव के बाद बेकार लगने लगते हैं? आपके मुद्दे ऐसे हैं क्या? जातिगत जनगणना की बात है, दलित पिछड़ों के अधिकारों की बात है, इस पे आप समर्थन क्यों नहीं ले पाते? जनगणना की बात, भरोसा क्यों नहीं ले पाते? भागीदारी की बात है कि, और इन्हीं मुद्दों को ढोते हुए कब तक आप गठबंधन बनाएंगे और गठबंधन तोड़ेंगे? बड़े देखिए, छोटे दलों के आप गठबंधन की इतिहास देखिए तो हर छोटे दलों के साथ ये समस्या रहती है और कोई दल इससे अछूता नहीं है, क्योंकि हर दल छोटे दलों की ताकत लेना चाहता है, सरकार में जाना चाहता है, लेकिन उनके हिसाब से भागीदारी नहीं देना चाहता है। तो हम तो लड़ते रहेंगे, हम इनके साथ रहें न रहें। हाँ, ये पंचायत चुनाव के एक मुद्दा आज है, लड़ते तो रहेंगे, लेकिन किससे लड़ेंगे? नगर पंचायत चुनाव हम से लड़ रहे थे, अभी अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे किससे? ये हम अकेले लड़ेंगे करिए। देखिए, हम अपने मुद्दों के आधार पे हम जनता से माइंडेड मांग रहे हैं। हाँ, सहयोग की बात है तो जो हमारे मुद्दों के साथ खड़ा होगा उससे सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे। अभी तो चुनाव बहुत दिन है, अभी 2024 के चुनाव बहुत दिन है। हम लोग नगर पंचायत चुनाव में अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला अधिकार के विषय पे, जिस तरह नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो पंचायत एक्ट में 33% आरक्षण है, उसी के आधार पे हम लोग चाहते हैं नौकरियों में, विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले। हम शराबबंदी हो उत्तर प्रदेश में, जिस तरह गुजरात का मॉडल, अभी मैनपुरी का मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है। मैनपुरी का मॉडल कैसा लगा आपको? मैनपुरी का मॉडल आपको कैसा लगा? ये मॉडल, ये मॉडल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं था। माननीय स्वर्गीय नेताजी के सिंपैथी का चुनाव था, सिंपैथी का चुनाव, ये सिंपैथी का चुनाव था। इसको आप मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। हाँ, एक श्रद्धांजलि थी, वहां के लोगों ने नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि दिया है और इसको आप मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, फिर उसके बाद समीर जी से आपके इन तमाम आरोपों पर जवाब लेंगे। शक्ति जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ही जानता हूं, विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने 3 बड़ी बातें कही हैं पिछले कुछ दिनों में। एक तो वो कह रहे हैं संविधान खतरे में, दूसरा कह रहे हैं यूपी में अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, तीसरा ये कह रहे हैं कि जमीन पर जो मुद्दे हैं, चाहे जवानों का, चाहे किसानों का, गरीबों का, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, परेशान है। आप इन तीनों बातों से सहमत हैं? देखिए, सहमति असहमति तो तब बात होगी जब हाउस में आते, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधायक दल के नेता के हैसियत से इन मुद्दों पे बात करते हैं हाउस में, तो समाजवादी पार्टी के लोग चुप हो जाते हैं, उसमें समर्थन नहीं देते हैं। या तो आप विपक्षी पार्टी है तो हाउस में सरकार को घेरिए, तो लोकसभा की सदस्यता आप सदन कार्रवाई देख लीजिए ना, यूपी के मुद्दे उठाएंगे, सदन में नहीं बोल रहे हैं क्या अखिलेश यादव? आए तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाउस में बता दीजिए साहब, सरकार को घेरना है तो। ये आपके जो सहयोगी हैं वो, इनको ऐसा क्यों लगता है कि सदन में आप बड़े खामोश रहते हैं? शैलेंद्र जी, हमारे सुभाषपा के जो साथी हैं, इनकी बातें बहुत गोलमोल हैं और कोई इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका खुद की स्थिति क्लियर नहीं है। अब एक एग्जाम्पल, गोल नहीं है इनका, कोई मोल नहीं, इसीलिए इनका आप लोग मामला गोल कर देते हैं। क्या बताएं, आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सावधानी है होना किससे है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि सावधान यात्रा किसके खिलाफ निकल रही है। अब उसके बाद कभी ओपी राजभर जी कहते हैं कि हम मायावती जी के साथ मीटिंग ऑपरेशन किया है, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है तोड़ रहे हैं इनके बड़े बड़े नेताओं को। जी हाँ, अभी कुछ दिन हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन की भी ऐसा डर क्यों आपको सता रहा है इनसे? ठीक है, उसके बाद फिर कभी चले जाते हैं ये ब्रजेश पाठक जी से मिलने, और इनको शायद कुछ अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष भी इनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, सुभाषपा का जो रोल है वो क्या रोल अदा करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो कह रहे हैं कि आपने उनकी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर लिया, कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आपने उनकी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, इसमें भी देखिए विरोधाभास है। आप कहिए कि आपकी ताकत का इस्तेमाल करके हमने जो सीट जीती समाजवादी पार्टी ने, वो आपकी ताकत का इस्तेमाल करके जीती, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ नहीं गए,
तो वो चुनाव हार गए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका रोल एग्जैक्टली क्या है। समाजवादी पार्टी खुद के दम पे कोई अच्छी पार्टी है, खुद के दम पे उनका कोई वोट बैंक है कि नहीं है, कि सब कुछ सुभाषपा के ही वोट बैंक पे हम जो कुछ ले आए, 111 सीटें लेके आए हैं, तो अच्छी मतलब बहरहाल उसके बाद अगर विधानसभा में बात करी जाए तो ये शायद ये भी भूल रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उसके बाद अगर वो किसी पार्टी के एक पूर्व मंत्री, पार्टी के पूर्व विधायक के ना रहने पे अगर वो हाउस मिस कर देते हैं तो ये आता है कि वो हाउस नहीं आते। अब तो ये सब तो बातें फिर असल में समस्या है क्या इनकी? समस्या ये है कि किसी को खुश करना है। अब किसी को खुश करने के लिए ये भी सिर्फ किसी सिक्के के एक पहलू है क्या? सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलते रहेंगे और किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे अगर बेसिकली, तो आप किसी गुड बुक्स में रहेंगे और सिर्फ गुड बुक्स में रहना ही एजेंडा बचा है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे सुभाषपा साथी की। अब बात आते हैं ओपी सिंह जी ने, जब तमाम तरीके से आप पे आरोप लगा दिए। अरे तमाम हमें तो यही समझ में नहीं आता कि ये सरकार में है कि विपक्ष में रहेंगे। सरकार में चुनाव करा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव को देरी करा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी चुनाव में कैसे देरी करा सकती है ये तो ओपी सिंह जी जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। आप 2017 का मॉडल जो कि गलत मॉडल है, रैपिड जो टेस्ट हुए थे, उसके बेसिस पे आप चुनाव में पहले आपने डिंपल यादव को टिकट दे दिया तो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और अपना खतौली में विक्रम सैनी की पत्नी को दे दिया तो कुछ नहीं कह रहे हैं जी। और उसके बाद फिर उसके बाद उसके साथ ही कुछ महीने पहले ही एकदम कुछ महीने पहले जब लखीमपुर खीरी का जो चुनाव था, गोला गोकर्णनाथ का, वहां पे जब अरविंद गिरी जी के बेटे को टिकट दिया गया तब वो जीत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उसके बाद आज इस स्तर पे उतर आए हैं कि एक तो खतौली की हार डाइजेस्ट नहीं हो रही, मैनपुरी में दावा कर रहे थे कि कुनबा साफ कर देंगे, और कुनबा साफ करना बहुत दूर की बात है, कुनबा साफ करना बहुत दूर की बात है। मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों से आदरणीय डिंपल यादव जी सांसद बनी। अब इनको वो भी चुप रहा है कि नहीं, वो कोई मॉडल नहीं था, वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे सहानुभूति की बात कर रहे हैं जिनके इनके जो खुद के जो थे, जो भी साथी थे, जो इनके कैंडिडेट थे, वो उनके नाम के गुणगान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या। अच्छा, मैं एक लाइन में आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं। जिस मैनपुरी मॉडल की चर्चा की जा रही है, जब कहा जा रहा है कि मैनपुरी ने एक एग्जांपल सेट किया है यूपी की राजनीति में, उपचुनाव में, तो आपको लगता क्या है जनता ने अगर साथ दिया? अगर मैं कह रहा हूं तमाम तरह की बातें हो रही कि सहानुभूति फैक्टर है, मुलायम जी का वहां पे डोमिनेंस था, शिवपाल के आने से गेम बदला, लेकिन अगर मैनपुरी मॉडल है कुछ जनता में बदलाव आया है, तो आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी? किस वजह से जनता को आपको साथ मिला, इतना बम्पर परिणाम मिला? शैलेंद्र जी, ओपी सिंह जी को तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन ये सही बहुत अच्छा लगा। क्यों? इसका मैं आपको बताता हूं कि मैनपुरी मॉडल वही मॉडल है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में लेके आए, लेकिन किसी कारणवश या जो भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती है, लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है, जो डर और उसकी राजनीति कर रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं हम जनता को समझाने में विफल हो गए 2022 में। लेकिन अब जनता जब इनकी त्राही कर रही है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वो बेरोजगारी से हो, चाहे इनके खस्ता लॉ एंड ऑर्डर जिसके दम भरा करते थे, वो खस्ता लॉ एंड ऑर्डर की हो, इसकी वजह से जनता जो समाजवादी पार्टी का जो विकास का मॉडल था वो एक्सेप्ट कर रही है। तो मैनपुरी का मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, या सिर्फ वो मैनपुरी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनपुरी का वही मॉडल है जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में करने की कोशिश करी थी। और जब हम ये बातें करते हैं तो फिर कहते हैं कि ले आप बात करें 5 साल पुरानी, अरे हम 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, तो बात तो 5 साल पुरानी करेंगे ना। एक्सप्रेस में अगर 5 साल पहले पुरानी सरकार में बनाया था तो उसी की बात करेंगे। उसके बाद और ये तो काम ही यही है। इस समय ऐसी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले इस खुमार में, जैसे 2012 से पहले या 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी प्रसार की बातें हो रही हैं, वहां संगठन को मजबूत करना है, वहां पर अपनी पार्टी को और बढ़ाना है, ये मैसेज क्या है कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए, की सियासत के लिए, देश की सियासत? कार्यकर्ता की बात अगर करें तो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने के लिए है। 2024 में जो राष्ट्रीय स्तर पे जो समाजवादी पार्टी जो रोल निभाना चाहती है उसके लिए, और हमारे पास दिखाने के लिए बहुत काम है। हमारे पास दिखाने के लिए हमारा विकास का मॉडल है, हमारे पास दिखाने के लिए भारतीय जनता वाला पार्टी वाला फर्जी मॉडल नहीं है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें छात्र भी नहीं है उसके नाम पे MOU उठा के ले आए। और देखिए जगह मंत्री, मतलब बाबा के बुलडोजर से तो आप लड़ ही रहे हैं, के बुलडोजर से भी लड़ेंगे। सिर्फ हवाबाजी
और ये हवाबाजी की जब सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अभी हमने देखा कि मैनपुरी और खतौली में जो आ गई सामने कि इनकी हवाबाजी कैसे पोल खुल रही है और वो जनता अब समझ रही है। जब ये चीज होगी तो ये इसके बाद मध्य प्रदेश और बाकी के राज्यों में भी समाजवादी पार्टी जो अपनी पैड़ बनाना चाहती है, जो अपना विस्तार करना चाहती है, वहां पे हमारे जो वोट बैंक है वो भी है, उसके साथ साथ जो हमारी नीतियां हैं वो बहुत क्लियर है, और हमारी जो लोहियावादी जो सोच है, जो हमारी जो विचारधारा है, जिस मैनपुरी मॉडल को आप नकार रहे हैं, समीर जी कह रहे हैं दरअसल वो जनता की समस्याओं का प्रतिबिंब है कि जनता उन मुद्दों पर कैसे विपक्ष की तरफ टकटकी लगाकर खड़ी है। आपने अगर मौका दिया, अगर आपने ढील दी, अगर वहां पर अगर जो चीजें अभी सही नहीं है जनता के लिहाज से, वो वक्त रहते सही नहीं की, तो मैनपुरी का मॉडल आपके लिए 24 में बड़ी समस्या क्या खड़ा करने जा रहा है? ओपी सिंह जी। शैलेंद्र जी, 2014 से साइकिल पंचर है। 2014 से जनार्दन के सहयोग से कमल दिन पर दिन और तेजी के साथ खिलता जा रहा है। अभी ये नगर निकाय की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उसको टाल रही है। ये बड़े उतावले हैं नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2012 में नगर निगम के चुनाव में इनका खाता नहीं खुला, कांग्रेस का नहीं खुला। 2017 के चुनाव में 87% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शहरी सरकार बनी, और 2017 में 12 से 17 इनकी सरकार थी। न 12 में खाता खुला, न 17 में खाता खुला। 12 में 10, 2 निर्दल। 2017 अरे तो सर आपकी पार्टी तो खाता खोलने वाली पार्टी है, आपने तो करोड़ों जनधन खाते खोल दिए, इनका भाई खाता खुलवा दीजिए। खुला, आप तो खाता खोलने वाली पार्टी है, आपने तो खाता खोलने में रिकॉर्ड बनाया है पूरे देश में, जीतने का रिकॉर्ड बना। नहीं, इनका भी खाता खुलाइए साहब। पहली चीज, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2014 से बुरी तरह से हार रहे हैं, उनका ये मुंगेरी लाल का सपना है कि 2024 और 2027 का चुनाव सियासत में सपने नहीं होते साहब, संघर्ष होता है और वो संघर्ष कर रहे हैं। पिता के निधन पर श्रद्धांजलि। और आपको सलंदर जी याद होगा कि जिस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि उपचुनाव में मैं भाग नहीं लेता, रामपुर नहीं जाऊंगा, आजमगढ़ नहीं जाऊंगा, 2 महीना डोर टू डोर, घर पर घर, नुक्कड़ सभा, पूरा परिवार सैफई कुर्बा करता रहा। और मैंने तो, मुझको याद है, मैंने इतना डिबेट किया कि ये किसी मुद्दे पर चुनाव लड़े नहीं। इनका मुद्दा था, मुलायम सिंह जी ने ये किया, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो वो किया। आपने भी कभी बताया कि मेरी 12 से 17 मुख्यमंत्री थे, हमने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया, हमने पूरा परिवार मिलकर के लूटा, हमने अपराधियों को माली बनाने इस मुद्दे में बात करेंगे तो हर पार्टी के अपने महापुरुष हैं, उनकी नीतियों रीतियों पर जिस आइडियोलॉजी पे पार्टी चलती है उनकी बात करती है, उसमें ऐसा बुराई क्या है? मॉडल कर रहे हैं तो ये तो मुझे लगता है भाई सलंदर जी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, कोई सांसद बोल रहा है कि देखना है तो मेरा लोकसभा क्षेत्र देखो। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो रहा हो ये नहीं कहता कि 75 जिलों में 74 जिलों का क्या हुआ, क्या किया पूर्वांचल का, क्या किया पश्चिमांचल का, क्या किया दक्षिणांचल का। बिजली हमने दिया नहीं, 6 से 7 घंटे बिजली दिया। सैफई बदाऊं कन्नौज को 24 घंटा बिजली दिया। सारी नौकरियां पूर्वांचल के नौजवानों के छीन करके हमने मैनपुरी बदाऊं और 7 साल हो गए, ये सब बात मत करिए। अब तो 7 साल में इसे भरपाई कर सकते थे इन चीजों की। अब उन्होंने नौकरी नहीं दी, उन्होंने सड़क नहीं बनाई, उन्होंने पानी नहीं दिया, उनके समय बुंदेलखंड प्यासा था। ये मुद्दे कब तक बताते रहेंगे साहब जनता को? और जिसने जमीन और अपना सोना चांदी ये बेचा होगा उसी को नौकरी मिली है सलंदर जी। पारदर्शी ढंग से 5.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे चुकी है। 5.5 लाख में कोई माई का लाल पैदा नहीं को गार्डन में भी बहुत सारे लोग नौकरी लेके बैठे हर भर्ती में घोटाला, हर परीक्षा में घोटाला, एमओयू के नाम पे जाल फरेबी, और क्या क्या आपको दिखाना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया 1 हफ्ते के अंदर इनॉग्रेशन के बाद। कौन सा विकास का मॉडल, कौन सी भर्तियां, कौन सा एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हर चीज में आप लेके आ जाते हैं कोरोना की आड़ कि कोरोना नहीं होता तो हमने ये कर दिया होता, कोरोना नहीं होता तो हमने उत्तर प्रदेश को यूएसए बना दिया होता। प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे, ओपी सिंह जी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे। आपने बहुत बोल लिया साहब, थोड़ा विपक्ष को भी मौका दीजिए। हर जगह तो आप ही बोल रहे हैं, जनता के बीच में उनको भी पहुंचने दीजिए, उनकी बात भी
जाने दीजिए। आपका ठीक है देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि निकाय चुनाव पे भी आज चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उपचुनाव में तो आप नहीं थे, निकाय चुनाव में पार्टियां सिंबल पे लड़ने जा रही हैं, एक लिटमस टेस्ट होगा, खाबरी जी के लिए भी होगा, कांग्रेस की नीतियों का विवाद होगा, बदले माहौल में अखिलेश जिस तरह से मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर रहे हैं, कांग्रेस उन मुद्दों पर जनता का कितना विश्वास जीत पा रही, इसकी भी परख होगी, पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? क्यों कर दिया देखिए भाई शैलेंद्र आपने साफ बात है? भाई, तो देखिए, कम से कम इनकी मुझे आज कथनी और बहुत करनी में दिल सरदर्दी से बहुत है। दिल से खुश और हूँ ये अपने पुराने कि जब मुद्दे इस को पूरे छोड़ देश करके में कहां से 24 जीतेंगे, खासकर 27 जीतेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल, देखिए अभी भी बोल ही रहे हैं लगातार, आपके इतने चुप करने के बाद भी वो लगातार बोले जा रहे हैं, विपक्ष के लिए कोई मौका ही नहीं है। कम से कम ओपी सिंह जी अब अपील कर दी, अब तो विपक्ष ने अपील कर दी साहब, अब तो चुप हो जाइए, देखिए लगातार अब चुप बोलते हो जाइए जा रहे ओपी सिंह जी, थोड़ा बोल लेने दीजिए, देवेंद्र जी को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए। ठीक है सर, बोलिए आप। हैं। मैं दिल की गहराई से शैलेंद्र भाई आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आज इस अंधियारे में एक लौ दिखाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इस हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिसका हम सभी देशवासी सम्मान करते थे, हम अपने चौथे स्तंभ मीडिया को, आज कम से कम आपसे एक निष्पक्षता का जो एक भाव जो पुट देख रहा हूं इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं। मगर देखिए लगातार आपके इतने चुप करने के बाद भी भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार ओपी सिंह जी बोलते वो नहीं चुप होते, वो कहते हैं साहब 70 ये साल आपने दुर्भाग्य कुछ है। किया नहीं और उन्होंने पिछले 10 साल में इतना आज- कर लिया कि आज बताते बताते थक केवल- जाएंगे। केवल शैलेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये बोल बातें नहीं तो सकते, कुछ करते बोल हैं नहीं सकते आप। और करते बोल कुछ नहीं हैं। जिस तरीके जिसका से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है, बांटने की राजनीति करना चाहती है, लोगों को झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं इनको कौन सी घुट्टी पिए हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं। सबसे पहला लेटर कोरोना पे जारी कर दिया राहुल गांधी को। झूठ 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 खाना, झूठ पहनना, झूठ ओढ़ना, झूठ बिछाना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। कभी ये हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी लव जिहाद की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे। और एक बात भारतीय जनता पार्टी के सलीम भाई, आप प्रवक्ताओं को और देखते होंगे, इनके नेताओं को, नहीं, मेरा सवाल देवेंद्र जी छोटा सा है, मेरा सवाल छोटा सा है, मैं चुनाव ये सारी बात आप समझ रहे हैं। जीत रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं। अरे सब लोग जानते हैं, शैलेंद्र शर्मा भी जानते हैं, और हमारे जो है सपा के प्रवक्ता भाई समीर भी जानते हैं, और देश भी जानता है कि आप चुनाव जीतने के लिए किन किन हथकंडों का साम दाम दंड भेद आप उसको अख्तियार करते हो। आप जो है अभी इस चुनाव में, जब दिल्ली के निकाय चुनाव में 15 साल से इनका सत्ता था, पूरी तरह शिकस्त हुई। हिमाचल में इनको कांग्रेस ने बुरी तरह परास्त किया, पूरे देश में उपचुनाव में ये बुरी तरह हारे हैं, और गुजरात के चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। देश के सारे वक्त की कमी है देवेंद्र जी, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, वक्त की कमी। आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि ये जो सारे मुद्दे हैं, ये जो सारी परेशानियां, इन्हें आप समझ रहे हैं, पार्टी भी समझ रही है, लेकिन इसे माहौल बनाने के लिए, जनता के बीच में उजागर करने के लिए आप करेंगे क्या? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वसूलों की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, लोकतांत्रिक संवैधानिक जिम्मेदारी को समझती है। तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया है। ये कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, पूछिए इनके प्रवक्ता से, क्या देश के जंगे आजादी में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने शहादत देने का काम किया है? कि आज बड़ी बड़ी दीगे हाथ रहे हो कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूं, वो चुनाव जीत रहा हूं, और ये चुनाव जीत करके क्या करते हैं? 2014 से जब से मोदी जी चुनाव जीते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, सिवाय जनता को दुख और बाकी कमी हमारे पास शक्ति जी भी है, कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने गब्बर टैक्स, जीएसटी दिया, इन्होंने नोटबंदी दिया, इन्होंने कोरोना में जिस तरीके से अव्यवस्था किया, और इनके अव्यवस्था के कारण जिस सरकार ने अपनी जिस सरकार ने अपने जनता को, अपने लोगों नागरिकों को पैरासीटामॉल, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और विटामिन
विटामिन सी विटामिन डी की टेबलेट नहीं दे पाई, आज वो दम भरते हैं कि देश की नहीं, सेवा ये करने का। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं हम जेल भरेंगे, जमीन पर संघर्ष करेंगे, आप क्या करेंगे? आप कैसे जनता का साथ कांग्रेस पाएंगे? पार्टी लोकतांत्रिक प्रियंका तरीके जी के दौरे होंगे? लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा और जो लोकतंत्र संविधान के दुश्मन है, इनको बेनकाब करने के लिए सड़क से लेकर चलिए, वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है देवेंद्र जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े इस परिचर्चा में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही करते हैं कि मुद्दों की लड़ाई है, जनता की बात है, लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोपरि है और जनता जिसे सर्वोपरि मानेगी उसे ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी। लेकिन कवायद, संघर्ष, मुद्दों की लड़ाई इस सियासत में, इस जमहूरियत में लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।